समय रैना की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। बस फर्क इतना है कि ये स्क्रिप्ट किसी राइटर ने नहीं, खुद जिंदगी ने लिखी है। कश्मीरी पंडितों के दर्द, स्कूल की बदमाशी, इंजीनियरिंग की बोरियत, स्टेज की रोशनी, यूट्यूब के लाखों व्यूज, कोर्ट रूम की कुर्सियां और फिर ऑनलाइन शतरंज की सबसे बड़ी जीत, सब कुछ इस एक सफर में समा गया है। जम्मू के एक छोटे से इलाके में 26 अक्टूबर 1997 की सुबह, जब सलिया गांव पर धूप धीमे धीमे उतर रही थी, एक कश्मीरी पंडित परिवार में बेटे के जन्म की आवाज गूंजी नाम रख गया। समय। पिता राजेश रैना, जो दूरदर्शन समेत कई मीडिया हाउसेस में काम कर चुके पत्रकार, और मां स्वीटी रैना, जिन्होंने बेटे के लिए अपना करियर छोड़ दिया। दोनों को लगा कि ये बच्चा उनकी टूटी हुई दुनिया को जोड़ने आया है, लेकिन किस्मत के पास उनके लिए और इम्तिहान रखे थे। कश्मीर की वादियां, जो कभी जन्नत कही जाती थीं, धीरे धीरे गोलियों और धमाकों की आवाज से भरने लगी। पंडित परिवारों की रातें डर में कटने लगी, ये डर कि पता नहीं अगली सुबह सब जिंदा होंगे या नहीं। आखिर वो दिन भी आया जब राजेश को फैसला लेना पड़ा, या तो जड़ों से चिपके रहो और जान जोखिम में डालो, या फिर सब छोड़कर कहीं सुरक्षित जगह पर नया जीवन शुरू करो। उन्होंने परिवार के साथ घाटी छोड़ी, जम्मू से दिल्ली और फिर दिल्ली से हैदराबाद की ओर सफर शुरू हुआ। छोटे से समय को शायद इतना याद नहीं होगा, लेकिन उसके बचपन पर यह विस्थापन छाप छोड़ गया। अब उनका नया घर था हैदराबाद। नई भाषा, नया माहौल, नए चेहरे और एक नई पहचान। ये लड़का कहीं बाहर से आया है। हैदराबाद की गलियों में खेलता, टीवी पर कार्टून और कॉमेडी शो देखता, शतरंज की बिसात पर मोहरे सजाता। ये बच्चा बहुत जल्दी समझ गया कि उसकी दुनिया बाकियों जैसी नहीं है। घर के अंदर कश्मीरी संस्कृति की खुशबू, बाहर साउथ इंडियन कल्चर की रफ्तार। पिता अक्सर न्यूज रूम की कहानियां सुनाते, कैसे सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, कैसे कैमरे के पीछे की दुनिया असली जंग का मैदान होती है। ये बातें समय के दिमाग में कहीं गहरे बसती चली गई, लेकिन स्कूल की घंटी बजते ही ये फिलॉसफी अचानक टूट जाती, क्योंकि वहां उसका सामना किताबों से ज्यादा तानों और घूरती नजरों से होता। रामादेवी पब्लिक स्कूल और बाद में हैदराबाद पब्लिक स्कूल नाम तो बड़े बड़े थे, लेकिन यह समय के लिए हर दिन एक युद्ध जैसा था। क्लास की पहली बेंच के कोने में बैठा दुबला पतला सा लड़का, गोरा चेहरा, हल्की दाढ़ी और आंखों में हमेशा हल्की सी घबराहट। क्लासमेट्स के लिए वो अलग था, और अलग होना मतलब आसान टारगेट। पहली ही क्लास में जब वो बड़ी उम्मीदों के साथ स्कूल गया, तभी उसके बगल में बैठे बच्चे ने उसकी मां के लिए गंदी गालियां देना शुरू कर दी। ये वो उम्र थी जब बच्चा अपने नाम तक की सही स्पेलिंग सीख रहा होता है, और वहां उसे अपनी मां को गालियां सुननी पड़ रही थी। कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता, कोई उसके साथ लंच नहीं करना चाहता। कश्मीरी शब्द यहां प्यार से नहीं, ताने के तौर पर इस्तेमाल होता था। 7वीं से 10वीं क्लास तक ये बदमाशी और बदतर होती गई। लंच ब्रेक में उसे मैदान में धक्के दिए जाते, बैग छीना जाता, कभी कभी सीधे मुंह पर मुक्का भी पड़ जाता। वो स्कूल जाने से डरने लगा। सुबह यूनिफॉर्म पहनते वक्त पेट में अजीब सा दर्द, बस में जाते हुए हाथ ठंडे पड़ जाना, ये सब रोज का हिस्सा बन गया। लेकिन घर लौटते ही वो अपने आंसू पोंछकर मुस्कुरा देता, ताकि माँ बाप को पता न चले कि उनका बेटा कहीं टूट रहा है। ये वही दौर था जब उसने एक स्किल सीख ली, अपने दर्द को छुपाना और चेहरे पर नकली मुस्कान लगाना। बाद में यही स्किल स्टेज पर उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन वही होता है जो अपने घावों को पंचलाइन में बदल दे। यही स्कूल के दिनों में समय के अंदर कॉमेडी की चिंगारी जली। टीवी पर जब भी कोई कॉमेडी शो आता, वो कलाकारों की आवाज, उनका हाव भाव कॉपी करने लगता। कभी किसी टीचर की मिमिक्री करता, कभी दोस्तों की नकल उतारता। जो लड़का क्लास में सबसे ज्यादा चुप रहता था, वही स्टेज पर सबसे ज्यादा बोलने लगा। स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम्स में
जब वो माइक पकड़ता तो पूरा हॉल हंसने लगता। ये पहली बार था जब उसे महसूस हुआ कि वो भी किसी चीज में अच्छा है, और वो चीज थी लोगों को हंसाना। स्कूल के वही बच्चे जो ब्रेक में उसे धक्का देते थे, अब उसके जोक्स सुनने के लिए सामने वाली सीट पर बैठने लगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये मंच सिर्फ साल में 2-3 बार आता, जबकि बदमाशी रोज होती थी। इन्हीं सालों में शतरंज भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बना। घर में बोर्ड रहता, पिता या दोस्त के साथ खेलता, ऑनलाइन भी हाथ आजमाता। शतरंज उसे इसलिए पसंद था क्योंकि ये शोर वाली दुनिया में एक शांत खेल था, जहां सिर्फ वो और उसके मूव्स मायने रखते थे। कोई उसे कश्मीरी कहकर चिढ़ा नहीं सकता था, कोई उसके रंग या एक्सेंट का मजाक नहीं बना सकता था। बिसात पर सभी मोहरे एक ही रंग के होते हैं, सफेद या काले, और वहां जीत का फैसला सिर्फ दिमाग करता है, जात पात या रीजन नहीं। यही शतरंज आगे चलकर उसके करियर की रीडर बन जाएगा। ये शायद उस समय खुद समय को भी नहीं पता था। स्कूल खत्म हुआ, लेकिन सवाल खड़ा हुआ, आगे क्या? भारतीय मिडिल क्लास फैमिली की सबसे क्लासिक कहानी यहां भी दोहराई गई। इंजीनियर बनो, जिंदगी सेट हो जाएगी। समय की भी लाइफ उसी ट्रैक पर धकेली गई। वो पुणे के विद्यार्थी ग्रे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्रिंट इंजीनियरिंग पढ़ने पहुंचा। पहली नजर में सब ठीक लग रहा था, नया शहर, नई आजादी, नए दोस्त। लेकिन कुछ ही महीनों में उसे महसूस हुआ कि ये जिंदगी उसके लिए नहीं बनी। लेक्चर हॉल में बैठकर मशीनों के डायग्राम देखना, लैब में प्रिंटिंग प्रेस की थ्योरी पढ़ना उसके दिमाग में रिश्ता नहीं था। वो किताबों को देखते वक्त भी अपने मन में जोक्स लिख रहा होता, प्रोफेसर की आदतों पर ऑब्जर्वेशन कर रहा होता। इसी दौरान पुणे का लोकल कॉमेडी सीन उसके जीवन में आया। एक दिन किसी ने उसे ओपन माइक का पोस्टर दिखाया। 5 मिनट का समय, स्टेज, माइक और सामने बैठे 20 से 30 लोग, उतना ही काफी था। पहली बार स्टेज पर चढ़ते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, गला सूख रहा था। लेकिन जैसे ही पहली पंचलाइन पर हॉल में हंसी गूंजी, उसे लगा कि ये वही जगह है जिसकी वो सालों से तलाश कर रहा था। कॉलेज की बोरियत अब रात के ओपन माइक से बैलेंस होने लगी। दिन में वो स्टूडेंट था, रात में कॉमेडियन। धीरे धीरे पुणे के कॉमेडी सर्कल में उसका नाम चलने लगा। कभी उसे किसी बड़े कॉमेडियन का ओपनिंग एक्ट मिल जाता, कभी किसी लोकल इवेंट में स्पॉट मिलता। फिर 2019 आया, वो साल जिसने समय की जिंदगी की स्पीड बदल दी। अमेज़न प्राइम वीडियो का शो कॉमिक स्टान सीजन 2 नए चेहरों की तलाश में था। समय ने ऑडिशन दिया। यहां उसके सामने वो स्टेज था जो पूरे देश में स्ट्रीम होने वाला था। सैकड़ों कॉमेडियंस में से उसे चुना गया, और अब उसकी जंग सिर्फ माइक से नहीं, टाइमर से भी थी। कुछ ही मिनटों में खुद को साबित करना था। शो के दौरान उसने अपनी ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी, कॉमिक स्टान ने उसे पहचान दी। शो, टूर, ओटीटी प्रोजेक्ट्स, सब कुछ। लेकिन जिंदगी के प्लान में एक और ट्विस्ट लिखा था, 2020 का कोरोना लॉकडाउन। स्टेज बंद, क्लब बंद, ट्रैवल बंद। कॉमेडियन के लिए मतलब काम बंद। वहीं से समय ने अपने सबसे बड़े हथियार को दुनिया के सामने फुल पावर से लाने का फैसला किया, इंटरनेट। घर में बैठे बैठे उसने सोचा, क्या ऐसी चीज है जो मुझे पसंद भी है और लोग भी देखेंगे? जवाब टूटा फूटा नहीं, साफ था, शतरंज। बचपन से खेला हुआ खेल अब उसके YouTube चैनल और ट्विच स्ट्रीम्स की जान बन गया। उसने chess.com के साथ पार्टनरशिप की और ऑनलाइन शतरंज स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। ये वो समय था जब भारत में शतरंज को शायद ही कोई एंटरटेनमेंट मानता था। सबको लगता था कि ये सिर्फ पढ़ाकुओं और इंट्रोवर्ट्स का गेम है। लेकिन समय ने इस मिथक को तोड़ दिया। वो बोर्ड के सामने बैठकर सिर्फ मूव्स नहीं खेलता था, वो मजाक करता था, चैट से बात करता था, अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाता था। ट्विच पर पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब वो ट्विच चैंपियंस चेस टूर में टॉप इंटरनेशनल स्ट्रीमर्स के बीच इकलौते भारतीय बनकर उतरा और $4000 की प्राइज मनी जीती। भारत से कोई स्ट्रीमर इस लेवल पर पहले नहीं दिखा था। उस दौरान YouTube पर भी उसकी लाइव स्ट्रीम्स उड़ने लगी।
सुपर चैट्स की बारिश, हजारों लाइव व्यूज और एक नई लाइन समय ने चेस को कूल बना दिया। ज्यादातर लोग अपनी कमाई का पहला बड़ा हिस्सा खुद पर खर्च करते हैं, लेकिन समय ने यहां भी अलग रास्ता चुना। चेस बेस्ड शॉर्ट इन के साथ मिलकर उसने एक फंडर रेजर स्ट्रीम की, जिसमें भारतीय शतरंज के लिए लगभग 4,62,000 रुपए जुटाए। ग्रैंड मास्टर्स, यंग प्लेयर्स, फैंस सब इस स्ट्रीम का हिस्सा बने। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये एक मूवमेंट था, चेस फॉर इंडिया। यहीं से उसकी पहचान दो हिस्सों में बांटनी पड़ी। एक समय रैना, स्टैंड अप कॉमेडियन, और दूसरा समय रैना, चेस स्ट्रीमर और प्रमोटर। दोनों रास्ते एक दूसरे को मजबूत कर रहे थे। कॉमेडी ने उसे पर्सनैलिटी दी, चेस ने उसे पर्पस दिया। लेकिन कोई भी स्टारडम साफ सुथरा नहीं होता। जितनी तेजी से आप ऊपर जाते हो, उतनी ही तेज नजरें आप पर टिक जाती है। समय की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। 2024 में एक शो के दौरान एक महिला कलाकार आर्या मनोरथना के साथ हुए व्यवहार पर विवाद उठा। आरोप ये थे कि शो के सेटअप में उसे अपमानित किया गया। समय होस्ट और कोर टीम का हिस्सा था और उसने कड़ा फैसला लेते हुए आर्या को आगे के एपिसोड से बैन कर दिया। यह फैसला कुछ लोगों को सही लगा तो कुछ को पावर का गलत इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। यह पहली बार था जब समय को महसूस हुआ कि पब्लिक फिगर होना मतलब हर फैसले की पब्लिक सुनवाई भी। हालांकि असली तूफान तब आया जब उसने अपने दोस्तों और साथी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मिलकर एक नया शो लॉन्च किया, इंडियाज गॉट लेटेंट। नाम से ही समझ आ रहा था कि ये टैलेंट शो की पैरोडी थी, जहां लोग अपने लेटेंट यानी छुपे हुए टैलेंट दिखाने आते थे। होस्टिंग समय कर रहा था। जजिंग में रणवीर, अल्लाहबादिया जैसे बड़े नाम थे। शो तेजी से वायरल हुआ। क्लिप्स, मीम्स, रील्स सब जगह ये चलने लगा। फिर आया वो एपिसोड जिसने सब कुछ बदल दिया। शो में बात बात पर सेक्स, रिश्तों और पेरेंटिंग पर जोक्स चलते रहे और एक पॉइंट पर बातचीत ऐसी लाइन क्रॉस कर गई जिसे समाज ने बहुत नीचे माना। पेरेंट्स और सेक्स को लेकर की गई टिप्पणियों पर कई लोगों ने आपत्ति जताई। गुवाहाटी और महाराष्ट्र में इस एपिसोड के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने समन भेजा। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने शो को डिस्पिकेबल कहकर उस पर बैन लगाने की मांग कर दी। मुद्दा सिर्फ ओवर द टॉप जोक तक सीमित नहीं रहा। कुछ पुराने क्लिप्स भी सामने लाए गए, जिनमें समय और कुछ अन्य कॉमेडियंस पर आरोप लगा कि उन्होंने डिसेबिलिटी और खासतौर पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एसएमए जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों का मजाक उड़ाया है और महंगे इलाज पर व्यंग्य किया है। क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन नाम की एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और समय समेत 5 इन्फ्लुएंसर्स को नोटिस भेजा। जजों ने साफ कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 किसी भी सूरत में इंसान की गरिमा और जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 से ऊपर नहीं हो सकती। जुलाई 2025 में समय और बाकी कॉमेडियंस को सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद उपस्थित होना पड़ा। कोर्ट ने उनके कंटेंट को डैमेजिंग और डिमोरलाइजिंग कहा और ये भी संकेत दिए कि सोशल मीडिया पर विकलांग लोगों और रेयर डिजीज से पीड़ित मरीजों पर कंटेंट के लिए गाइडलाइंस बनानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, बाद की रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई कि कोर्ट ने इन इन्फ्लुएंसर्स को निर्देश दिया कि वो हर महीने कम से कम 2 फंड रेजिंग इवेंट्स आयोजित करें, जिनका पैसा दिव्यांग बच्चों और एसएमए जैसे रेयर डिसऑर्डर के इलाज पर खर्च हो। इस पूरे प्रकरण ने समय के करियर पर बड़ा असर डाला। इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड यूट्यूब से हटाए गए, कई टूर और शो कैंसिल हुए और सोशल मीडिया पर उसे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लेकिन यही वो मोड़ था
जहां बचपन में सीखा एक सबक काम आया। जब पूरी क्लास तुम्हारे खिलाफ हो तब भी तुम्हें खुद से नजरें नहीं चुरानी। उसने पब्लिकली माफी मांगी, शो हटाया, कोर्ट की बात मानी और फंड रेजर्स शुरू किए। एक तरह से उसकी जिंदगी एक फुल सर्कल में आ गई। जो शख्स कभी खुद बल्लिंग का शिकार था, वो अब समझ रहा था कि माइक्रोफोन की ताकत कितनी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करनी होती है। इसी बीच उसके करियर की दूसरी लाइन शतरंज अपने चरम पर पहुंच रही थी। chess.com की दुनिया में समय अब सिर्फ मजाकिया स्ट्रीमर नहीं, सीरियस प्लेयर की तरह भी देखा जाने लगा। उसने न सिर्फ भारतीय यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को चेस की टेबल पर लाकर बैठाया, बल्कि इंटरनेशनल नामों के साथ भी मुकाबला किया। यही सफर दिसंबर 2025 की एक ठंडी रात को एक ऐतिहासिक जीत पर खत्म हुआ, या कहो एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। chess.com ने सुपर पॉकचैम्प्स नाम का एक टूर्नामेंट आयोजित किया, जिसमें दुनिया भर के 12 बड़े इन्फ्लुएंसर्स और शतरंज स्ट्रीमर्स को बुलाया गया। इनमें आंड्रिया बोटेज और सार्डोशी जैसे नाम भी शामिल थे, जिन्हें शतरंज की ऑनलाइन कम्युनिटी में बेहद मजबूत प्लेयर माना जाता है। ग्रुप स्टेज में समय ने लगभग फ्लॉलेस रन दिया। हर मैच में अपने गेम से यह साबित किया कि वो सिर्फ जोक्स पर नहीं, बोर्ड पर भी भरोसा करता है। नॉकआउट आते आते दबाव बढ़ चुका था। सेमीफाइनल में उसका सामना एंड्रिया बोतेस से हुआ। बोतेस सिस्टर्स की फेम पहले से ही पूरी दुनिया में थी। मैच 3 गेम्स का था। पहले गेम में एंड्रिया ने बढ़त ली, दूसरे में समय ने वापसी की और तीसरे निर्णायक गेम में उसने एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन से उन्हें मात दे दी। फिर फाइनल में फ्रेंच स्ट्रीमर सरदोचे के खिलाफ समय ने 2-0 से क्लीन स्वीप किया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। एक भारतीय कॉमेडियन ने दुनिया के टॉप ऑनलाइन चेस इन्फ्लुएंसर्स को हराकर सुपर पॉक चैंप्स का ताज अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ उसे $10,000 यानी लगभग 8.9 लाख रुपए की प्राइज मनी मिली। ज्यादा लोग इस पैसे से कार, गैजेट्स या ट्रिप्स प्लान करते, लेकिन समय ने फिर वही किया जो उसे अलग बनाता है। उसने पूरी प्राइज मनी दान कर दी एलआईडी हैती नाम की ऑर्गेनाइजेशन को, जो हैती की लड़कियों की शिक्षा, सेहत और भलाई के लिए काम करती है, और साथ ही हेल्प चेस फंड को, जो शतरंज खिलाड़ियों की मदद करता है। ये वो पल था जब उसकी दो दुनिया, कॉमेडियन और चेस प्रमोटर, एक साथ खड़ी दिखी। कोर्ट ने भले उसे फंडर रेजर करने को कहा था, लेकिन ये दान सिर्फ मजबूरी नहीं, दिल से लिया गया फैसला था। उधर पब्लिक लाइफ में सब शोर शराबा था, इधर उसकी पर्सनल लाइफ की भी अपनी कहानी चल रही थी। लोगों ने उसे कई बार स्टैंड अप कॉमेडियन उरूज अशफाक के साथ देखा। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें, गोवा की पार्टियों की क्लिप्स, सब चीजें मिलाकर फैंस ने थ्योरी बना ली कि दोनों रिलेशनशिप में है। लेकिन जैसे ज्यादातर पब्लिक फिगर्स करते हैं, समय ने इस हिस्से को हमेशा प्राइवेट रखा। समय के साथ जब दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो किया, तो ब्रेकअप की अफवाहें भी उड़ने लगी। उसने इंटरव्यूज में खुद को सिंगल बताया और फोकस अपने काम पर रखा। उसके लिए अभी सबसे बड़ा रिश्ता शायद यूट्यूब की ऑडियंस, चेस कम्युनिटी और उस परिवार से है जिसने जम्मू से हैदराबाद तक उसकी हर हार जीत चुपचाप देखी है। आज 2025 के अंत में अगर समय रैना की पूरी जर्नी पर नजर डालो, तो ये किसी एक लाइन में नहीं समा सकती। ये वो लड़का है जो बचपन में स्कूल के कॉरिडोर में धक्का खाता था और आज डिजिटल दुनिया की सबसे चमकती कतार में खड़ा है, जिसने इंजीनियरिंग जैसी सेफ जिंदगी को ठुकराकर स्टेज के अनिश्चित सफर को चुना, जिसने कॉमिक स्टन जीतकर लाइमलाइट पाई, फिर लॉकडाउन में शतरंज के बोर्ड पर नया साम्राज्य बनाया, जिसने गलती भी की, उसका सामना भी किया, कोर्ट रूम तक गया और फिर उसी प्लेटफॉर्म को दान और फंडरेजिंग का जरिया बनाया, जिसने सुपर पॉक चैंप्स जीतकर यह साबित किया कि मनोरंजन और प्रतिभा एक साथ चल सकते हैं, और फिर पूरी प्राइज मनी दान करके यह दिखाया
कि शोहरत के साथ इंसानियत भी रखी जा सकती है। उसकी कहानी के फ्रेम में अगर एक सीन इमेजिन करो तो शायद ऐसा होगा। एक छोटा कश्मीरी बच्चा स्कूल के कोने में अकेला बैठा, आंखों में आंसू लिए सोच रहा है कि मैं यहां फिट क्यों नहीं होता। और दूसरी तरफ वही लड़का सालों बाद कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा लाखों दर्शकों के सामने मुस्कुराते हुए कह रहा है, गाइस, आज की प्राइज मनी पूरी चैरिटी को जा रही है। दोनों फ्रेम्स के बीच जितनी दूरी दिखती है उतनी ही गहराई इस सफर में छिपी है। यही समय रैना की असली ताकत है। वो सिर्फ जोक्स नहीं सुनाता, वो अपना जीवन खोलकर रख देता है ताकि जो लड़का या लड़की स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठा हो और जिसे स्कूल में कोई साथ न देता हो, वो ये समझ सके कि आज जो दर्द है कल वही ताकत बन सकता है। कश्मीर से हैदराबाद, हैदराबाद से पुणे, पुणे से मुंबई, फिर यूट्यूब, सुप्रीम कोर्ट और आखिर में सुपर पॉक चैम्प्स के पोडियम तक ये सफर सिर्फ एक कॉमेडियन या स्ट्रीमर की कहानी नहीं, बल्कि नए भारत के एक ऐसे युवा की कहानी है जिसने हंसते हंसते खुद को और पूरे देश को बदलने की कोशिश की।